गाइस, मूवी की शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण वो उसी कार के अंदर लॉक हो जाता है। लास्ट में इसका रीजन आपको बिल्कुल चौंका देगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। अब इस दौरान यहाँ से एक सीरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो पास में खड़े एक गाड़ी 4x4 के गेट को आसानी से खोलकर अंदर चला जाता है। सीरो एक्चुअली एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी करने के लिए आया है। वो इस कार को तो नहीं चुराता, मगर वो कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए साथ में पीछे वाली सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब वो इस कार से निकलने की कोशिश करता है तो डोर नहीं खुलता है। वह दूसरे डोर को खोलने का ट्राई करता है, मगर सारे डोर ही लॉक होते हैं। सीरो अब ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद वो इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके शीशों पर पैर से इतना तेज से मारने के बाद भी शीशे नहीं टूटते। और टूटे भी कैसे, यह सारे गिलास फुल्ली बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद भी सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़ के उसके अंदर हाथ डालकर डोर खोलने का ट्राई करने लगता है, मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब जब उसके पास में कोई चारा नहीं बचता तो वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंडशील्ड पर चलाता है, लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं, इसलिए गोली चलाने के बाद में बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है, जिससे यहाँ पर सीरो की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर टी शर्ट लपेटता है। अब तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपना लिपस्टिक को ठीक करती है। इससे यह पता चलता है कार के सभी शीशे पैरालाइज्ड है, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद में वो औरत यहाँ से चली जाती है। सीरो अब अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे फोन ऑफ हो जाता है। सीरो अब यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास यहाँ पर खाने के लिए भी नहीं है और पीने के लिए उसके पास बस थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर, अब यह रात सीरो कैसी तरह काट लेता है, मगर अगले दिन सीरो जब जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था उसको वो कार में वापस लगाता है और कार में कुछ म्यूजिक बजाकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो साथ में फिर से दौड़ तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी दौरान उस कार में एक कॉल आता है। सीरो कॉल को उठाता है, जिससे बाद में वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एंड्री फेनारिया है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और अब इसे मिलाकर 29 हो जाएगी, मगर सीरो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एंड्रयू इस कार की कुछ खूबियां बताता है। वो बताता है कि यह कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसके गिलास पोलराइज्ड है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। सीरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। उसके बाद में वो फोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चालू हो जाने से सीरो को कुछ राहत मिलता है, मगर एंड्रियो ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसके टॉर्चर करने के लिए चालू की थी। धीरे धीरे करके ठंड यहाँ पर बढ़ती है। सीरो अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है। वो एसी के विंड को अपने जींस के कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। कुछ समय बाद फिर से कॉल आता है। सीरो फिर से उसे गाली देकर उसे यहाँ से निकालने को कहता है। एंड्री कहता है कि तुम मुझे कुछ सवाल का आंसर दो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। एंड्रिस कहता है कि तुम क्या करोगे जब तुम चोरी करते हुए अपने बेटे को पकड़ोगे। सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा, मगर एंड्रिस कहता है नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। अब कुछ समय बाद सीरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो चिल्लाकर उसे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब ये पुलिस वाले कार के चारों तरफ से देखते हैं और इसका चालान काट कर यहाँ से चले जाते हैं। इसका चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर भले ही बारिश हो रही है, लेकिन सीरो इधर प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो सीरो उसे पानी पीने के लिए कहता है। एंडी उसे आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है और जब सीरो उसे बता देता है तो एंडी उसे पीने का पानी देता है। वह बैक साइड में छोटे से पाइप के कार के फिल्टर
वह पानी को बोतल में भरता है, जो दिखने में ही साफ नहीं लग रहा था, लेकिन इतने प्यास के कारण सीरो बिना कुछ सोचे हुए वो सारा पानी पी लेता है। अब फिर से रात होती है और सीरो को भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। उसके सामने ही पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता। अब इसी तरह छोटा सा इंसेक्ट यहाँ पर उसका फ्रेंड बनता है एंड उसके साथ टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब वो कार में गर्म हवा की एसी चला देता है। इससे सीरो की हालत और भी खराब हो आती है। इतना ज्यादा भूख के कारण सीरो वहाँ पर रखा हुआ इंडक्शन मेन्यू को ही खाने लगता है और अब उसके पास पानी भी नहीं होता, तो उसे अपना टॉयलेट को ही पीना पड़ता है। अब इसी दौरान बाहर एक चोर उस कार को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कोई आदमी आ जाता है जो उसको ऐसा करने से रोककर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। बाहर यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल हो रही है, मगर किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती कि इस कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात हो जाने पर जब उसे भूख कंट्रोल नहीं होती तो वो अपने साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो उसे नहीं खाता है। इसी दौरान अब बाहर एक कपल भी आते हैं जो साथ में इंटरमेंट होते हैं, मगर सीरो उन्हें देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन फिर से एंड्रिस का कॉल आता है, जिसके बाद एंड्रिस सीरो से बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। सीरो के चॉकलेट खाने के बाद में अब वो कुछ अच्छा महसूस करता है। सीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल कर बाहर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। काफी बार कोशिश करने के बाद में सीरो आखिरकार दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने में कामयाब हो जाता है, मगर यह छेद इतना छोटा होता है कि इसे कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एंडिस का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास एडिना और नियोलन की न्यूज है। दोनों के नाम सुनकर सीरो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों उसके बीबी और बच्चे थे। सीरो उससे पूछता है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद में एंडिस बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बात किया है कि तुमने लॉटरी में 1 लाख जीता है, जिससे वो तुम्हें देने के बाद में चला गया है। इसे सुनकर सीरो को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जब फोन कट जाता है तो सीरो ने जो बाहर बैटरी निकाल कर रखी थी उसको फोन में वापस डालता है। फोन में बैटरी डालने पर फोन खुल जाता है और वो जल्दी से इसके बाद में अपनी वाइफ एलिना के पास में कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती। इससे सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है और उसके बाद में बैटरी भी डेड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर बार बार कार के स्टार्ट बोर्ड पर क्लिक कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद में कार स्टार्ट होती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलता है। वो सीधा कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप पर वहाँ के कैफे में जाता है। वहाँ यहाँ पर पानी की बोतल उठाकर और खाने के लिए बर्गर लेता है। टेबल पर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, मगर सीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। सीरो अब इस सब से पूरी तरह से ऊब चुका है, इसलिए वह इस सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनता है। वह गन को अपने ओर करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस बंदूक में बुलेट नहीं थी। उसके बाद में वह गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एंडिस का कॉल आता है तो एंडिस उसके सामने आता है, लेकिन सीरो एंडिस को उसके सामने देखने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए उसमें ताकत नहीं बची थी। एंडिक अब कार में आकर बैठता है और वो सीरो से कुछ बातचीत करता है। सीरो ने पहले जॉइंट लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसलिए एंडिस जॉइंट भी लाया होता है, मगर अब एंडिस फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तो इसी दौरान सीरो अपना गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद में वो गाड़ी से निकलकर यहाँ से रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी आवाज नहीं बचती थी जिससे वो किसी से हेल्प मांगे सके। वो गन चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडिस को गोली छूकर निकल गई थी। इसके बाद में वो सीरो को पकड़कर फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से एक पुलिस यहाँ पर पेट्रोल करते हुए यहाँ आती है, जिसके बाद में वो उन्हें देखकर एंडिस को गन नीचे रखकर सीरो को छोड़ने को कहती है। एंडिक उससे कहता है कि यह हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है, कई सारे रिपोर्टर और कई सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम
खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि एंडिस का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, जिसके कारण एंडिस के ऊपर खून सवार हो जाता है और इसलिए एंडिस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ एडमिन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अब अमेडियो और एंडी के बीच में काफी सारी बातें होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस एंडी के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एंडी के साथ में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे क्योंकि उन्हें भी काफी सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ भले ही एंडी की 28 कार चोरी हो जाने के बाद में उसने यह कदम उठाया है, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बड़ी गलती कर रहा है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशन भरी बातें अमेडियो एंडी के सामने रखता है, जिसके बाद में एंडी का मन बदल जाता है और वो सीरो को जाने देता है। मगर अब एंडी उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद में वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद ब्लास्ट हो जाता है। इधर सीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हुई, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोग ने उसका यह रूप देखा तो इस चोर से ज्यादा खतरनाक एंडी को ही समझने लगे, जिसके बाद में उसे सुसाइड करना पड़ा। इधर सीरो का क्या, उसने भले ही कई गलत काम किए हों, मगर कोई भी एविडेंस ना मिलने के बाद में उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।